नमस्कार। राजस्थान की मिट्टी देखने में शायद सिर्फ रेत लगे, लेकिन असल में इसका विज्ञान बहुत ही दिलचस्प और विविध है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान में मृदा वर्गीकरण यानी सॉइल क्लासिफिकेशन का एक बेहद गहरा और संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अक्सर ये ज्योग्राफिकल डेटा थोड़ा पेचीदा लगता है ना? लेकिन आज इस पूरे विश्लेषण को इतना डिकोड कर देंगे कि इसे याद रखना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले मिट्टी की परिभाषा और उसकी लेयर्स यानी परिच्छेदिका को समझेंगे। फिर देखेंगे कि मिट्टी के अंदर आखिर होता क्या है। इसके बाद राजस्थान के मिट्टी के 3 प्रमुख वर्गीकरणों को डिकोड करेंगे: सामान्य, यूएसडीए का वैज्ञानिक तरीका और अंत में राज्य कृषि विभाग का क्लासिफिकेशन। और हाँ, आखिर में एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी भी होगी ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, जो असंगठित पदार्थों से यानी ढीले ढाले मटेरियल से मिलकर बनी है, वही तो मिट्टी है। अब जरा मिट्टी की आंतरिक संरचना यानी सॉइल प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। सबसे ऊपर मिलती है ए लेयर, जिसमें सारे जैविक तत्व या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। यही वो लेयर है जहां पौधे पनपते हैं। इसके ठीक नीचे बी लेयर आती है, जिसे उपमृदा या सब सॉइल कहते हैं। फिर और नीचे जाने पर मिलती है सी लेयर यानी अधस्तर, और एकदम गहराई में होती है आर लेयर, जो ठोस और कठोर चट्टानों या बेड रॉक से बनी होती है। मजेदार बात यह है कि यही कठोर चट्टानें हजारों सालों में टूट टूट कर ऊपर की उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती हैं। है ना कमाल की बात? ये तो बात हो गई मिट्टी की परतों की, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मिट्टी अंदर से किन चीजों से बनी है। आइए इसके कंपोजिशन को समझते हैं। तो एक आइडियल मिट्टी का फॉर्मूला आखिर है क्या? इस चार्ट को देखिए। इसमें 45% खनिज या मिनरल्स होते हैं। पानी और हवा दोनों 25-25% जगह घेरते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है सिर्फ 5% हिस्सा, यानी ह्यूमस या जैविक तत्व। सुनने में 5% बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये ह्यूमस बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करता है। मिट्टी पानी को कितनी अच्छी तरह सोख सकती है, ये पूरी तरह से इसी 5% पर टिका होता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। राजस्थान की मिट्टी को हम कितने तरीकों से बांट सकते हैं? इस एक्सप्लेनर में हम 3 प्रमुख प्रणालियों को डिकोड करेंगे। पहला है हमारा पारंपरिक या सामान्य वर्गीकरण, जिसमें 10 प्रकार शामिल हैं। दूसरा है अमेरिका के कृषि विभाग यानी यूएसडीए का बेहद वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसमें 5 प्रकार हैं। और तीसरा है हमारे राज्य के कृषि विभाग का अपना बहुत ही स्पेसिफिक और लोकल क्लासिफिकेशन, जिसमें पूरे 14 प्रकार बताए गए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पारंपरिक और विस्तृत तरीके से, यानी 10 प्रकार के सामान्य वर्गीकरण से। लिस्ट में सबसे पहला नाम है रेतीली मृदा का। इसे मरुस्थलीय या प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी टिकता ही नहीं है। इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा इसी मिट्टी से ढका है। इसी का एक भाई बंधु है भूरी रेतीली मृदा, जिसे सिरोजम भी कहते हैं। लूनी बेसिन के आसपास मिलने वाली इस मिट्टी में फॉस्फेट की मात्रा अच्छी खासी होती है, और अगर बाजरा, मोठ या मूंगफली उगानी हो तो ये दोनों ही मिट्टियां बेहतरीन साबित होती हैं। अब इन 2 मिट्टियों को देखिए, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है लवणीय मृदा, जिसे रे या ऊसर भी पुकारा जाता है। ये लगभग पूरी तरह से बंजर होती है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक बहुत ज्यादा होता है। इसके बिल्कुल उलट दूसरी तरफ है काली मृदा। ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से पैदा हुई ये मिट्टी कपास और मसालों की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आखिर ये इतनी उपजाऊ क्यों है? इसके पीछे माली तत्वों का कमाल है, यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लाइम, चूना और आयरन। यही तत्व इसे एक बेहतरीन वाटर रिटेनिंग मिट्टी बनाते हैं। अब इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए। यहाँ निक्षालन यानी लीचिंग की प्रक्रिया दिखाई गई है, जो लाल मृदा के बनने का राज है।
होता क्या है कि भारी बारिश में मिट्टी की ऊपरी सतह के कुछ तत्व बह जाते हैं और सिर्फ लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड पीछे छूट जाता है। इसी आयरन की वजह से इसका रंग एकदम लाल हो जाता है। माही बेसिन और वागड़ इलाके में मक्के की खेती के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसके साथ ही माही बेसिन और मालवा पठार के कुछ हिस्सों में लाल काली मृदा का एक अद्भुत मिश्रण भी देखने को मिलता है, जो अफीम और कपास के लिए बहुत खास माना जाता है। इन तीनों को एक ग्रुप में रखकर समझना बहुत आसान है। सबसे पहले लाल पीली मृदा जो बनास के मैदानों में पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड का ऐसा कमाल होता है कि ये सूखी होने पर लाल और नमी मिलने पर पीली दिखने लगती है। इसी इलाके में हमें भूरी मृदा भी देखने को मिलती है। और फिर आती है पर्वतीय मृदा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में लिथोसॉल्स कहते हैं। अरावली के ऊंचे पहाड़ों पर ये मिट्टी एक बहुत ही पतली और कंकरीली परत के रूप में पाई जाती है। और सामान्य वर्गीकरण के आखिर में आती है राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टियों की रानी, दोमट या जलोढ़ मृदा। इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनी ये मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी मैदानों में मिलती है। यहाँ इस नदी वाले डायग्राम को देखिए। नदी के बिल्कुल पास वाली एकदम नई और ताज़ा मिट्टी को खादर कहते हैं, जबकि थोड़ी दूर वाली पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगर गेहूं, सरसों या गन्ने की बम्पर पैदावार चाहिए तो इससे बेहतर कोई मिट्टी नहीं है। चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के वैज्ञानिक, खासकर पर यूएसडीए, राजस्थान की मिट्टियों को किस तरह देखते हैं। इस वैज्ञानिक लिस्ट में सबसे पहला नाम है एंटिसोल्स का। ये बहुत ही कम विकसित मिट्टी होती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र इसी से ढका है, खासकर पश्चिमी जिलों के शुष्क और अर्धशुष्क इलाके। इसके ठीक बाद आती है एरिडिसोल्स, जो एरिया के मामले में दूसरे नंबर पर है। ये पश्चिमी राजस्थान के एकदम सूखे, शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसकी एक खास पहचान ये है कि इसकी निचली परतों में अक्सर जिप्सम और नमक देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं इंसेप्टिसोल्स की तरफ। अभी कुछ देर पहले हमने जिस जलोढ़ या कछारी मिट्टी की बात की थी ना, बस ये समझ लीजिए कि ये उसी का वैज्ञानिक रूप है जो पहाड़ों और ढलान वाले क्षेत्रों के आसपास मिलती है। और फिर आती है वर्टिसोल्स। नाम नया लग सकता है, लेकिन ये हमारी वही जानी पहचानी काली मिट्टी का ही साइंटिफिक नाम है। इस तस्वीर को देखिए, गर्मियों में इसमें कैसी गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। हाड़ौती क्षेत्र में ये मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। यूएसडीए वर्गीकरण का 5वां और आखिरी प्रकार है अल्फिसोल्स। इसे हम लाल पीली मिट्टी के वैज्ञानिक समकक्ष के रूप में देख सकते हैं। अगर इस मैप पर ध्यान दें तो ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, जैसे जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर के क्षेत्र। यहाँ की जो उप आर्द्र या सब ह्यूमिड जलवायु है, वो इस मिट्टी के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अब हम अपने एक्सप्लेनर के सबसे लोकल और विशिष्ट हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, राज्य कृषि विभाग द्वारा किया गया 14 प्रकार का वर्गीकरण। आइए फटाफट इस लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। रेवरीना और सिरोजम, ये दोनों मुख्य रूप से श्रीगंगानगर में मिलती हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प नाम है जिप्सीफेरस। ये एक ऐसी खास मिट्टी है जो पूरे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ बीकानेर में पाई जाती है। इसके अलावा मरुस्थलीय मृदा और नवीन भूरी या न्यू ब्राउन सॉइल जैसी बाकी मिट्टियों और उनके जिलों को भी इस टेबल में साफ साफ देखा जा सकता है। और ये रहे इस लिस्ट के आखिरी 6 प्रकार। इनमें पीली भूरी, धूसर भूरी और ग्रे ब्राउन जलोढ़ शामिल हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि काली गहरी मध्यम मृदा हाड़ौती क्षेत्र की शान है, जबकि लाल लोमी मृदा का गढ़ मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। परीक्षाओं के नजरिए से इन मिट्टियों और उनके जिलों के सटीक कॉम्बिनेशन को बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है ये देखने का कि आज हमने जो कुछ भी डिकोड किया उसमें से कितना याद रहा। चलिए खुद को थोड़ा परखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 5 बहुत ही चुनिंदा अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहला, यूएसडीए के अनुसार एंटीसॉल मृदा आखिर किन क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, ये रेह, कल्लर और ऊसर किस मिट्टी के निकनेम या उपनाम हैं। तीसरा, लाल चिकनी मृदा का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। चौथा, कृषि विभाग के अनुसार वो कौन सा इकलौता जिला है जहां जिप्सीफेरस मिलती है। और पांचवा, काली मृदा के गहरे काले रंग के पीछे असल में कौन सा तत्व जिम्मेदार है।
इन सवालों के जवाब सोचिए, उन्हें लिखिए या कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगले अध्याय में हम इन सभी के सटीक उत्तरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के बाद राजस्थान की मृदा और उसका वर्गीकरण पूरी तरह से डिकोड हो गया होगा। इसी प्रकार की नई और सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और इस सफर में साथ देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक विचार करने लायक सवाल। आज जिस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या राजस्थान की ये अनोखी और सूक्ष्म मृदा संरचना भविष्य में अपना वजूद बचा पाएगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।